हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, गुड प्रैक्टिसेस, SWO2 एनालिसिस ऑफ उत्तर प्रदेश। सबसे पहले एक परिचय उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। यह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा। राज्य की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विभक्त किया गया है। 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से बनाया गया था। राज्य की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। 9 नवंबर सन 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मुख्यतः पहाड़ी भाग से उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है, राज्य का निर्माण किया। विश्व में केवल 4 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। चीन, स्वयं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ये 4 देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, जबकि ब्राज़ील की जनसंख्या लगभग बराबर है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। यह राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यह राज्य 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ का हाईकोर्ट प्रयागराज में स्थित है। यहाँ के मुख्य शहरों में आगरा, इटावा, कानपुर, हरदोई, हमीरपुर, चित्रकूट, एटा, जालौन, नोएडा, ललितपुर, सीतापुर, लखीमपुर, वाराणसी, चंदौली, प्रयागराज, जौनपुर, मेरठ, गोरखपुर, बस्ती, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, बरेली, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गोंडा आदि यहाँ के प्रमुख नगर हैं। उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को वैसे तो उत्तर प्रदेशी कहा जाता है। ये अधिक विशेष रूप से अवध, पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड या रोहिलखंड आदि क्षेत्र के आधार पर जाने पहचाने जाते हैं। हिंदू धर्म का 3/4 से अधिक आबादी द्वारा अभ्यास किया जाता है, अर्थात 3/4 से अधिक आबादी हिंदू धर्म को मानती है, जिसमें इस्लाम सबसे बड़ा संप्रदाय है। दूसरा जो सबसे बड़ा संप्रदाय है वो इस्लाम है। उत्तर प्रदेश प्राचीन और मध्यकालीन भारत के शक्तिशाली साम्राज्यों का घर था। राज्य में कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जैसे आगरा, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज, जिन्हें पूरे विश्व में सराहा जाता है। उत्तर प्रदेश 2,43,290 वर्ग किलोमीटर अर्थात 93,933 वर्ग मील को कवर करता है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% के बराबर है और क्षेत्रफल के हिसाब से
चौथा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में 15.79 लाख करोड़ और 80,480 रुपये प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत में चौथी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। कृषि और सेवा उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेवा क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन, होटल उद्योग, रियल एस्टेट, बीमा और वित्तीय परामर्श शामिल हैं। तो ये था एक परिचय उत्तर प्रदेश से। आओ जानें उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा। इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु घाटी नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर हुआ। आर्यों ने दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का मैदान, तो गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग है उसे दोआब कहा जाता है, और घाघरा नदी के क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यव्रत या भारतवर्ष पड़ा। चूंकि आर्य जो हैं ये भारत के एक प्रमुख राजा थे। समय के साथ आर्य भारत के दूरस्थ भागों में फैलते चले गए। संसार के प्राचीनतम शहरों में से एक माना जाने वाला वाराणसी शहर यहीं पर स्थित है। वाराणसी के पास स्थित सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यहीं दिया था। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया या फिर बड़े साम्राज्यों गुर्जर, प्रतिहार, गुप्त, मौर्य और कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी में कन्नौज गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। कैडेट्स, सबसे पहले बात करते हैं हिंदू काल की। उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल रहा है। प्रयाग के कुंभ का महत्व पुराणों में वर्णित है। त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया। राम भगवान का 14 वर्ष के वनवास में प्रयाग, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर आदि का महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्थित है, जहाँ का शिवलिंग पूरे संसार में प्रसिद्ध है। सनातन धर्म के प्रमुख ऋषि, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास, जिनका जन्म कासगंज जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था, महर्षि भारद्वाज आदि सब उत्तर प्रदेश में ही जन्मे और यही उनकी कर्मस्थली रहा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ में दिया और एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन व जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैला। कहा जाता है कि बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण शरीर से मुक्त होने पर आत्मा की मुक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो पूर्वी जिले कुशीनगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी तक उत्तर प्रदेश ने अपनी वर्तमान सीमा से बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में रहा। पहले मगध, जो वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था, और उसके बाद उज्जैन, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। इस राज्य पर शासन कर चुके इस काल के महान शासकों में नंदवंश संस्थापक महान चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद थे, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद बारी आती है कुछ अन्य महान शासकों की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पर राज्य किया। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल लगभग 330 से 380 ईस्वी। महाराज सम्राट अशोक, जिनका शासनकाल लगभग 268 या 265 से 238, जो मौर्य सम्राट थे। समुद्रगुप्त लगभग 330 से 380 ईस्वी और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं लगभग 380 से 415 ईस्वी, जिन्हें कुछ विद्वान विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन
शासनकाल 606 से 647 था, जिन्होंने कान्यकुब्ज आधुनिक कन्नौज के निकट स्थित अपनी राजधानी से समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शासन किया। कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तर प्रदेश महान शासकों का स्थान रहा है। इसी काल के दौरान बौद्ध संस्कृति का उत्कर्ष हुआ। अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध कला के स्थापत्य व वास्तुशिल्प प्रतीक अपने चरम पर पहुंचे। गुप्त काल लगभग 320 से 550 के दौरान हिंदू कला का भी अधिकतम विकास हुआ। लगभग 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद हिंदूवाद के पुनरुत्थान के साथ ही बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। इस पुनरुत्थान के प्रमुख रचयिता दक्षिण भारत में जन्मे शंकर थे, जो वाराणसी पहुँचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानों की यात्रा की, हिमालय में बद्रीनाथ में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। इसे हिंदू मतावलंबी चौथा तथा अंतिम मठ हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र मानते हैं। इसके बाद आता है मुस्लिम काल। इस क्षेत्र में हालांकि सन 1000 से 1030 ईस्वी तक मुसलमानों का आक्रमण हो चुका था, किंतु उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक के बाद ही मुस्लिम शासन स्थापित हुआ, जब मोहम्मद गौरी ने गढ़वालों, जिनका उत्तर प्रदेश पर शासन था, और पूर्वी अवध के भारशिव पासी वंश के अंतिम स्थानीय राजाओं को हराया था। एक आध राजा सुहेल देव पासी आदि का सफल विरोध के अतिरिक्त लगभग 650 वर्षों तक अधिकांश भारत की तरह उत्तर प्रदेश भी किसी न किसी मुस्लिम वंश का शासन रहा, जिसका केंद्र दिल्ली या उसके आसपास था। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और सर्वाधिक सफल मुस्लिम वंश मुगल वंश की नींव रखी। यह साम्राज्य से 350 वर्षों से भी अधिक समय तक उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य का महानतम काल अकबर शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी से लेकर औरंगजेब आलमगीर 1707 ईस्वी तक का काल था, जिन्होंने आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां शासनकाल 1626 से 1658 ईस्वी ने आगरा में ताजमहल बनवाया, अपनी बेगम की याद में, जो प्रसव के दौरान चल बसी थी। ये ताजमहल विश्व के महानतम वास्तुशिल्पीय नमूनों में से एक है। शाहजहां ने आगरा व दिल्ली में भी वास्तुशिल्प की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनवाई, जिनमें लाल किला प्रमुख रूप से जाना जाता है। इसके बाद समय आता है ब्रिटिश काल का। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के साथ ही इस मिश्रित संस्कृति का केंद्र दिल्ली से लखनऊ चला गया, जो अवध के नवाबों के अंतर्गत था, जहां सांप्रदायिक सद्भाव के वातावरण में कला, साहित्य, संगीत और काव्य का उत्कर्ष हुआ। लगभग 75 वर्ष की अवधि में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश व्यापारी कंपनी जो थी, उसने धीरे धीरे अधिग्रहण कर लिया। विभिन्न उत्तर देशों, उत्तर भारतीय वंशों 1775, 1798 और 1801 में नवाबों, 1803 में सिंधिया और 1816 में गोरखों से छीने गए प्रदेशों को पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया, लेकिन 1833 में इन्हें अलग करके पश्चिमोत्तर प्रांत, आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था, गठित किया गया। 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमा के समरूप थे। इन्हें 1877 ईस्वी में पश्चिमोत्तर प्रांत में मिला दिया गया। 1902 ईस्वी में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1857 से 1859 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गया, जो प्रारंभ में पश्चिमोत्तर प्रांत तक सीमित था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों के बीच विद्रोह भड़क गया और वो कुछ ही महीनों में 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। 1858 ईस्वी में विद्रोह के दमन के बाद पश्चिमोत्तर और शेष ब्रिटिश भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज को हस्तांतरित कर दिया गया। 1880 ईस्वी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी रहा। प्रदेश ने भारत को मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी व राजनीतिक नेता दिए। 1922 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए किया गया महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया। लेकिन चौरा-चौरी गांव, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है, में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने अस्थायी तौर पर आंदोलन को रोक दिया। संयुक्त प्रांत मुस्लिम लीग की राजनीति का भी केंद्र रहा। ब्रिटिश काल के दौरान रेलवे, नहर और प्रांत के भीतर ही संचार के साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने यहाँ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित किया गया। साथ ही अन्य कई विश्वविद्यालय व महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए। आइए अब बात करते हैं 20वीं सदी की। सन 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। सन 1921 में प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कर दिया गया। प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित हो गई। आज भी प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, में ही स्थित है। आइए अब जानते हैं स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का हाल। 1947 में संयुक्त प्रांत नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा के अंतर्गत स्थित टिहरी, गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहरलाल नेहरू, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी अल्पसंख्यक दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा गया, व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता दिए हैं। आइए अब जानते हैं, नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल पर। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़, पश्चिमी एवं मध्य भाग में मैदान हैं। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में हिमालय का क्षेत्र, ये बहुत ही ऊंचा नीचा प्रतिकूल भूभाग है। यह क्षेत्र अब उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति बदलाव युक्त है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 3000 से 5000 मीटर तथा ढलान 150 से 600 मीटर प्रति किलोमीटर है। मध्य में गंगा का मैदानी भाग। यह क्षेत्र अत्यंत ही उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृति महान है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें और नदियां हैं। ये एक सपाट क्षेत्र है। इसका ढलान मात्र 2 मीटर प्रति किलोमीटर है। दक्षिण का विंध्याचल क्षेत्र, यह एक पठारी क्षेत्र है तथा इसकी स्थलाकृति पहाड़ों, मैदानों व नदियों से घिरी हुई है। इस क्षेत्र में पानी तो कम उपलब्ध है, परंतु यह भी एक विकसित प्रदेश को दर्शाता है। भूगोलीय तत्वों के बारे में जानते हैं। पहला तत्व है भूमि। भू आकृति उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, गंगा के मध्यवर्ती मैदान
दक्षिणी उच्च भूमि में बांटा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इनकी ऊंचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में मात्र 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित और विषम विंध्य पर्वतमाला का एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यहाँ ऊंचाई कहीं कहीं 305 मीटर से भी अधिक होती है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, जो कि जीवनदायिनी हैं, उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान देती हैं। यहाँ पर अनेक नदियाँ हैं, जिनमें गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं। अतः इनके उद्गम स्थानों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। जो दक्षिण पठार से नदियाँ निकलती हैं उनमें बेतवा, केन, चंबल आदि प्रमुख नदियाँ हैं, जिनके नाम आपने सुने होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में झीलों की कमी है, चूँकि अधिकांश झीलें उत्तराखंड में चली गई, लेकिन यहाँ की अधिकांश झीलें जो हैं कुमायूं क्षेत्र में हैं, जो कि प्रमुखतः भूगर्भीय शक्तियों के द्वारा भूमि के धरातल में परिवर्तित हो जाने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई हैं। नहरों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। नहरों के विवरण एवं वितरण एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग, देखिए 30% भाग जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक हैं। ये नहरें नदियों से निकलकर उत्तर प्रदेश की पावन भूमि को सिंचित करती हैं। अपवाह, यह राज्य उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से उद्गमित नदियों के द्वारा भली भांति अपवहित है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी को हिमालय के हिम से लगातार पानी मिलता रहता है। ये वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। विंध्य क्षेत्र की नदियाँ जो हैं चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी यमुना नदी में मिलने से पहले राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बहती हैं। विंध्य क्षेत्र से ही निकलने वाली सोन नदी राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है और राज्य की सीमा से बाहर बिहार में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका है। अत्यधिक उपजाऊ यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दोमट। राज्य के दक्षिण भाग की मिट्टी सामान्यतः मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल तक हैं। जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ पर मानसून का बहुत फर्क रहता है, प्रभाव रहता है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12 डिग्री से 17 डिग्री रहता है, जबकि मई जून में यह 30 से 43 डिग्री के बीच रहता है। पूर्व से 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर, पश्चिम में 610 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। वर्षा के इन 4 महीनों में होने के कारण बाढ़ एक आवर्ती समस्या है। आवर्ती समस्या का मतलब हर वर्ष यह समस्या का सामना उत्तर प्रदेश की जनता को करना पड़ता है, जिससे खासकर राज्य के पूर्वी हिस्सों में फसल, जनजीवन व संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। मानसून की लगातार विफलता के फलस्वरूप सूखा पड़ता है और कभी कभी फसलों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को जहां एक ओर बाढ़ तो वहीं दूसरी ओर सूखे का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की वनस्पति और प्राणी जीवन,
राज्य में वन प्रमुखतः दक्षिण उच्च भूमि पर केंद्रित हैं जो ज़्यादातर झाड़ीदार हैं। विविध स्थलाकृति एवं जलवायु के कारण इस क्षेत्र का प्राणी जीवन समृद्ध है। इस क्षेत्र में शेर, तेंदुए, हाथी, जंगली सुअर, घड़ियाल के साथ साथ कबूतर, फाख्ता, जंगली बत्तख, तीतर, मोर, कठफोड़वा, नीलकंठ और बटेर पाए जाते हैं। कई प्रजातियां जैसे गंगा के मैदान से सिंह और तराई क्षेत्र में गैंडे अब विलुप्त हो चुके हैं। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सरकार ने चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा अभयारण्य सहित कई अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित किए हैं, जहां पर वन्यजीवों की रक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। प्रदेश के संसाधन। आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश देश के अत्यधिक अल्प विकसित राज्यों में से एक है। यह सामान्यतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 3/4 अर्थात 75% से अधिक जनसंख्या केवल कृषि कार्यों में ही लगी हुई है। राज्य में औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की भारी कमी है। यहाँ पर केवल सिलिका, चूना पत्थर, कोयले जैसे खनिज पदार्थ ही उल्लेखनीय मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जिप्सम, मैग्नेटाइट, फास्फोराइट और बॉक्साइट के भी अल्प भंडार पाए जाते हैं। कृषि एवं वानिकी के क्षेत्र में राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत विकसित है। चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की प्रमुख फसलें हैं। 1960 के दशक से गेहूं व चावल की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अत्यधिक उपलब्धता और सिंचाई के अधिक इस्तेमाल के कारण उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन वाला राज्य बन गया है। यद्यपि किसान की 2 प्रमुख समस्याएं हैं। आर्थिक रूप से अलाभकारी छोटे खेत, बेहतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने के साधन कम है। धन व डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्रोत भी हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। हालांकि प्रति गाय दूध का उत्पादन कम है, अर्थात प्रति पशु यदि दूध का उत्पादन निकालें तो उत्तर प्रदेश उस मामले में पीछे है। अन्यथा पशुओं की संख्या और पशु बल के मामले में अधिक है। उद्योग धंधों की अगर बात करें तो राज्य में काफ़ी समय से मौजूद वस्त्र उद्योग व चीनी प्रसंस्करण उद्योग में राज्य के कुल मिलाकर 1/3 लोग लगे हुए हैं। राज्य की अधिकांश मिलें पुरानी व अक्षम हैं। अन्य संसाधन आधारित उद्योगों में वनस्पति तेल, जूट व सीमेंट उद्योग प्रमुख है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर भारी उपकरण, मशीनें, इस्पात, वायुयान, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उर्वरकों के उत्पादन वाले बहुत से कारखाने स्थापित किए हैं। लेकिन अभी भी आवश्यकता है और अधिक काम किए जाने की। मथुरा में एक तेल परिष्करणशाला और राज्य के दक्षिण पूर्वी मिर्जापुर जिले में कोयला क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार की 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। राज्य सरकार ने मध्यम व लघु स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएं, जूते चप्पल, चमड़े व खेल का सामान राज्य के निर्यात में प्रमुखता के साथ योगदान देते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ चमड़े का काम होता है। कानपुर में चमड़े का जूता पूरी दुनिया में मशहूर है। भदोई व मिर्ज़ापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। पिलखवा की हैंड ब्लॉक, खुर्जा की पोट्री, प्रिंट की चादरें, वाराणसी का रेशम व जरी का काम, मुरादाबाद की पीतल की वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी, नगीना का आबनूस की लकड़ी का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं और सहारनपुर की नक्काशीदार लकड़ी का काम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या भारत के सभी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। सिंचाई और बिजली के मामले में 14 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का गठन करके उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश पन बिजली निगम की स्थापना की गई। 2004-05 में राज्य की सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 319.17 लाख हेक्टेयर तक करने के लिए 98,715 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना के समय पन बिजली घरों और ताप बिजली घरों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता
2635 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर हजारों मेगावाट तक हो गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन सोनभद्र जिले में अधिकतम होता है। यहाँ के विद्युत उत्पादन इकाइयों में थर्मल पावर ओबरा, थर्मल पावर अनपरा, एनटीपीसी बीजापुर, एनटीपीसी शक्तिनगर, रेणुसागर, रेहंद परियोजना और लैंको पावर पॉइंट प्राइवेट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन के मामले में विकसित प्रदेश है। राज्य के प्रमुख शहर व नगर सड़कों व रेल मार्ग से जुड़े हैं, फिर भी आमतौर पर सड़कों की स्थिति सामान्य है। वर्तमान सरकार ने सड़कों पर बहुत अधिक काम किया है। जगह जगह हाईवे बने हैं, कई सारी हाईवे परियोजनाएं चल रही हैं। रेल की पटरियों की भिन्न लाइनों के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ है। लखनऊ उत्तरी नेटवर्क का प्रमुख जंक्शन है। प्रदेश के प्रमुख नगर वायु मार्ग द्वारा दिल्ली व भारत के अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं। राज्य के भीतर के परिवहन तंत्र में गंगा, यमुना और सरयू नदियों की अंतर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 1,18,945 किलोमीटर है। इसमें 3,869 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 9,097 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग, 1,05,980 किलोमीटर अन्य मार्ग हैं। जिले की सड़कें हैं 72,931 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव अब सड़कों के द्वारा शहरों से जुड़े हुए हैं। रेल मार्ग उत्तरी नेटवर्क का प्रमुख जंक्शन लखनऊ है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसके अंतर्गत प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा, बांदा, चित्रकूट, टूंडला, इटावा आदि स्टेशन हैं। अन्य महत्वपूर्ण रेल जंक्शनों में मथुरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जौनपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, बरेली और सीतापुर जिले शामिल हैं। क्षेत्र में प्रदेश में वर्तमान में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर व रायबरेली शहरों में घरेलू हवाई अड्डे स्थित हैं, जहां से उड़ानें संचालित हो रही हैं। जय हिंद।